presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फसल उत्पादन का चैप्टर 19 कृषि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसे, और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कृषि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसके लक्षण या गुण, लक्षण करके पूछ ले या गुण करके, तथा समस्या या सीमा या हानि लिखिए। तो आप सब 2 नंबर का प्रश्न है, चाहे परिभाषा पूछ ले, गुण पूछ ले या सीमाएं पूछ ले। तो कृषि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो किसानों के संसाधनों के संबंधों को नियमित करने के ढंग की विवेचना करता है। यानी कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो किसानों के पास जो जितने भी संसाधन होते हैं उनको आपस में संबंधों को स्थापित कर और नियमित करने के ढंग की विवेचना करता है, जिससे क्या होगा, व्यवसाय में अधिक वृद्धि प्राप्त की जाए, यानी जिससे व्यवसाय कैसा होगा, अच्छा प्राप्त होगा। इसके लक्षण क्या है या गुण क्या है? तो कृषि अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र ही लागू हो जाता है। यानी अगर आप कोई वस्तु लेकर आते हो, कोई भी वस्तु लेकर आते हो, तो उसमें ह्रास का मतलब होता है कमी। कमी का नियम शीघ्र ही लागू हो जाता है। जैसे मान के चलो आप ट्रैक्टर लेकर आए और 1 साल या 1-2 महीने बाद बेचोगे, तो उसमें ह्रास, ह्रास माने कमी, यानी अगर आप बेचते हो तो उसमें कमी आएगी। तो कृषि अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र ही लागू हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कृषि उद्योग अधिक दूसरा पॉइंट है, कृषि उद्योग अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर करते। खेती-बाड़ी यानी कृषि से संबंधित जितने भी व्यापार हैं वो सभी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी प्रकृति अगर अच्छी है, प्राकृतिक अच्छी है हमारे लिए, तो खेती हम अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, कृषि वस्तु का बाजार अपूर्ण होता है। यानी कृषि बाजार है वो हमेशा अपूर्ण रहता है, प्रत्येक चीज हर समय नहीं मिलती है, इसलिए हम कृषि वस्तु का बाजार को हम अपूर्ण मानते हैं। जैसे मान के चलें, किसी मौसम में आम आ रहे होंगे तो किसी में सेब, यानी दोनों एक साथ मार्केट में तो मिल जाएंगे हमें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, भंडारण की सुविधाओं की वजह से, परंतु ताजे फल हमें खाने को नहीं मिलेंगे, इसलिए कृषि वस्तु का बाजार अपूर्ण होता है। नंबर 4, कृषि उत्पादन मौसमी होने के कारण कृषि मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है। कृषि उत्पादन कैसा होता है? मौसमी, यानी प्रत्येक मौसम कृषि अपने मौसम पर फसल उगती हैं, इसलिए कृषि मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है। मान के चलें कि जब कोई फसल होती है तो उस समय मार्केट में आती है तो उसकी रेट सस्ती होती है। जब वह मार्केट में कम होने लगती है और उसका मौसम ख़त्म हो जाता है तो बाद में वही फसल हमें महंगे दामों में मिलती है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है, ये अगली हेडिंग है समस्याओं के बारे में। तो कृषि अर्थशास्त्र की समस्याएं या सीमाएं बताइए। तो समस्याएं क्या हैं, क्या सीमाएं कृषि अर्थशास्त्र? तो किसानों की केवल आर्थिक क्रियाएं जिनको रुपए पैसों से मापा जा सकता है। किसानों की जो आर्थिक क्रियाएं, उनको सिर्फ हम, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से, उनको हम सिर्फ रुपए पैसों से ही माप सकते हैं। जो भी संसाधन है उनके पास, जितनी भी जगह है, उसको सिर्फ हम रुपयों से ही उसकी तौल कर सकते हैं कि भाई ये ट्रैक्टर है इसके पास तो ये 2 लाख का है, मोटरसाइकिल है 50,000 की है, 10 बीघा ज़मीन है 5 लाख के बीघे से है तो 50 लाख का, तो हम उनको रुपए पैसों में ही माप सकते हैं। दूसरा, किसानों की प्रकृति पर निर्भरता होना। दूसरी समस्या क्या है कि भाई किसान है, वो किसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो सारा का सारा प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होंगी, बरसात खराब हो गई तो फसलें, यही सारा का सारा प्रकृति पर निर्भर
करता है। नंबर 3, कृषि का नाशवान होना। कृषि कैसी है? नाशवान है, नष्ट होने वाली है। नंबर 4, कृषि मूल्यों में परिवर्तन की समस्या। कृषि के जो मूल्य है वो कैसा है? परिवर्तन की समस्या होती है। ये नहीं है कि आज जो चीज़ मैगी बिक रही है शायद कल यही चीज़ मैगी बिके, इतनी ही रेट में ली जाए, ठीक है। तो आज जब कमी है तो वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब फसल आती है मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती है, जिससे किसानों को हानि होती है। अगला प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व लिखिए। तो सहकारिता क्या होता है? सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य है जो स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर, यानी सहकारिता कैसे व्यक्तियों का कार्य है? जो स्वेच्छापूर्वक क्या करते हैं, यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छापूर्वक का मतलब होता है अपनी इच्छा से संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब मिलकर, अपनी शक्ति यानी हमारे पास जितनी भी शक्ति है, प्रसाधन, प्रसाधन का मतलब जितने भी साधन है, किसी के पास ट्रैक्टर है तो किसी के पास हल है, किसी के पास थ्रेसर है, अथवा दोनों का उपयोग, या अपनी शक्ति यानी अपनी मेहनत और प्रसाधन, हमारे पास जो साधन है दोनों का प्रयोग पारस्परिक प्रबंधन के अंतर्गत, यानी परस्पर, मेरे पास कुछ है तो दूसरे के पास कुछ है, सबको मिलाकर हम पारस्परिक प्रबंधन के अंतर्गत निजी लाभ के लिए या हानि के लिए करते हैं। ज़्यादातर लाभ के लिए करते हैं, पर बाई चांस हानि भी होती है तो सभी लोगों को हानि होगी, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है? तो सहकारिता सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होता है। सहकारिता क्या है? जब लोग आपस में संयुक्त होकर कार्य करेंगे तो सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होता है। नंबर 2, यह सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होता है। यह समाज की व्यवस्था को क्या करता है? मजबूत करने का कार्य करता है। आपस में लोग भाईचारे से रहते हैं तो समाज की व्यवस्था कैसी होती है? मजबूत होती है। नंबर 3, इसमें कम ब्याज पर साख की पूर्ति होती है, यानी इसमें कम ब्याज पर हमें ऋण मिल जाता है और हमारी साख भी बनी रहती है। मान के चलें, क्योंकि जब ज़्यादा किसान होंगे और बैंक से ऋण ले सकते हैं, जैसे हम 20 किसानों ने मिलकर अपनी ज़मीन एक साथ स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर की, तो हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होगी और हम किसी भी बैंक से जब 20 लोग ऋण लेंगे एक साथ, तो बैंक में हमारी साख बन जाती है और वहाँ से हम कम ब्याज पर ऋण ले सकते हैं। नंबर 4, इसके द्वारा आय व संपत्ति के वितरण में न्याय लाने का प्रयास किया जाता है। जब लोग इस तरीके से कार्य करते हैं तो आय, पैसे की आमदनी, संपत्ति का वितरण, यानी जब फसल होगी तो उसका वितरण भी होगा, तो आपस में लोग न्याय की भावना का प्रयास करते हैं। तो इससे लोग क्या है? वितरण में न्याय भी करते हैं और जो न्यायपूर्वक आपस में रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि बंधक बैंक से आप क्या समझते हैं कि इसके लाभ बताइए? तो वह बैंक जो भूमि की जमानत पर किसानों को लंबे समय तक, यानी दीर्घकालिक का मतलब लंबे समय तक ऋण देते हैं, भूमि बंधक बैंक कहलाते हैं। मतलब ये है कि हमारी जो खेत की जमीन है, भूमि के जो कागज हैं उनको हम बैंकों में रख देते हैं और उन कागजों की जो भूमि है उनको बंधक के रूप में हम कहाँ रखेंगे? बैंकों में रखते हैं और बैंक हमें उस भूमि की जगह में क्या देगा? पैसा देता है, लंबे समय के लिए ऋण देता है, उसी को हम भूमि बंधक बैंक कहते हैं। इसके लाभ क्या है? तो किसानों को ऋण पर कम ब्याज देना पड़ता है, यानी हम लोगों को क्या करना है, जो किसान है हमारे, उनको कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है बैंक से और अपनी खेतों की किताब रखकर। दूसरा, ऋण की वसूली समय पर तथा नियमों के अंतर्गत हो जाती है। जो हमारा पैसा हमने लिया है बैंक से, वो कोई भी हमें एक साथ मांगने नहीं आएगा, वो वसूली कब होगी? समय पर होगी तथा नियमों के अंतर्गत होती है, यानी महीने के हमें इतने जमा करने हैं, 10,000 या 5,000, जैसा ऋण है उसके हिसाब से, 5 साल का, 7 साल का, जितने समय का हमने लोन फाइनेंस करवाया है, और आप पर कोई दबाव नहीं होगा, आप महीने के महीने अपने पैसा समय पर भर सकते हैं तथा नियमों के अंतर्गत भर सकते हैं। नंबर 3, किसान की साख में वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे भी क्या है, अगर आप सही से बैंकों में पैसा भरते हो तो आपकी साख बन जाएगी, और जब साख बन जाएगी तो आप एक ऋण चुकाने के बाद दूसरा ऋण भी बैंक से ले सकते हो। किसान की साहूकार पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। किसान की जो साहूकार लोग हैं जिनसे हम पैसा उल्टे सीधे ब्याज पर उठाते हैं,
उन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है अगर आप सही ढंग से बैंकों में ऋण वापस करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके ये लाभ हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समितियों के कोई 4 उद्देश्य बताइए। जो प्राथमिक कृषि साख समिति है उनके क्या उद्देश्य हैं, वो क्या कार्य करती हैं उनके। तो उद्देश्य या लाभ किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला उद्देश्य है कि किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण दिलाना। जो कृषि साख समितियां होती हैं वो क्या करती हैं, किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण दिलाने का कार्य करेगी। दूसरा, जो हमारे कृषि विपणन में सहायता प्रदान करना, यानी जो किसान लोग हैं उनकी प्राथमिक कृषि साख समिति का उद्देश्य रहेगा दूसरा कि वे कृषियों के विपणन, विपणन का मतलब होता है बेचने से, तो वो हमारी बेचने में, हमारी जो फसल है उसको बेचने में भी सहायता प्रदान करना है। तीसरा, कृषि के कीमती यंत्रों को किराए पर दिलाने में मदद करना है। जो बड़े बड़े यंत्र हैं उनको किराए पर दिलाने में हमारी सहायता करेगी। नंबर 4, कृषि पदार्थों का संग्रह कराना है, यानी कृषि पदार्थों का क्या करना, भंडारण कराने में भी वो हमारी सहायता करेगी। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। सहकारिता के सिद्धांत बताइए, या सहकारिता के सिद्धांत लिखिए। सहकारिता के क्या सिद्धांत है। तो सहकारिता, अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि सहकारिता किसे कहते हैं, उसी के पॉइंट है। तो सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है, इसमें किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं होती है। ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा से। तो सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन, अपनी इच्छा से हम इस संगठन में जुड़े हुए हैं। नंबर 2, सहकारी संगठन में प्रत्येक सदस्य को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। जो सहकारी संगठन है हमारा, उसमें प्रत्येक सदस्य को समानता का अधिकार है, सब बराबर हैं इस संगठन के अंदर। नंबर 3, सहकारिता में सबकी भलाई के लिए मिलकर कार्य किया जाता है। जो हम सहकारिता में हम क्या करते हैं, सब मिलके आपस में सबकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, सब लोगों के लिए कार्य करते हैं। नंबर 4, सहकारिता का उद्देश्य सेवा, सहकारिता का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो सहकारिता का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है बल्कि सेवा करना होता है। यानी सहकारिता का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना नहीं है बल्कि सेवा करना होता है, आपस में सब लोगों की सेवा करना, जिससे भाईचारा बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल बीमा के 2 लाभ लिखिए। जो हमारी फसल है उसका बीमा हम कराते हैं तो उसके क्या लाभ है। तो नंबर 1, किसानों की जोखिम क्षमता बढ़ जाती है। यानी किसान, जब हम फसलों का बीमा करा लेंगे तो हमारी जोखिम क्षमता, यानी ऐसी फसल भी उगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो हमारी जोखिम क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2, किसानों की फसलों के नुकसान की पूर्ति हो जाती है। जब अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो उसकी पूर्ति हमारी बीमा के द्वारा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि वित्त से आप क्या समझ, वित्त माने होता है पैसा और कृषि में एग्रीकल्चर। कृषि में विभिन्न प्रकार के कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए, यानी हम खेती बाड़ी में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हम अच्छे ढंग से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, यानी धन की आवश्यकता होती है। इस धन की कमी के कारण हमारे यहाँ के किसान, इसकी यानी पैसों की कमी के कारण हमारे यहाँ के किसान क्या नहीं कर पाते, अपने जो कृषि के कार्य होते हैं वो समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब हम किसी बैंक से ऋण लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि वित्त कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फसल उत्पादन, हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन था वो मैंने आपके लिए सभी भेज दिए हैं। आप मेरे सभी वीडियो को, इम्पोर्टेंट कलेक्शन फसल उत्पादन के, देख सकते हो और आपको 95 से 100% तक सफलता इससे प्राप्त होगी। अब मैं आगे पशुपालन की वीडियो बनाऊंगा।
उनको भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।